चैप्टर 1। व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। कल्पना कीजिए आप अभी लेटे हैं बिस्तर पर, आंखें आधी खुली, कमरे में अंधेरा है और आपके आसपास एक गहरा सन्नाटा फैल चुका है। बस आपकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, आप जो सोचते हैं वो सच में आपका सोचना है या कोई और अंदर से आपकी सोच गढ़ रहा है? ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, यह है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया। एक ऐसा आईना जो चेहरे नहीं, नीयत दिखाता है। हम इंसान हमेशा ये मानते हैं कि हम खुद को जानते हैं, पर हर इंसान के भीतर एक छाया होती है, एक शैडो सेल्फ जो सामने नहीं आता पर हमेशा भीतर सक्रिय रहता है। जैसे दिन के साथ रात चलती है, वैसे ही हर इंसान के भीतर एक उजला मन और एक छिपा हुआ अंधकार होता है। डार्क साइकोलॉजी उसी छिपे हुए अंधकार का नाम है। वो हिस्सा जो दिखता नहीं मगर सोच को, फैसलों को और रिश्तों को चुपचाप कंट्रोल करता है। तो आखिर ये डार्क साइकोलॉजी है क्या? सीधी परिभाषा में डार्क साइकोलॉजी उन तकनीकों, चालों और ट्रिक्स का संग्रह है जिनसे इंसान दूसरों को उनकी इच्छा के बिना इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट या कंट्रोल कर सकता है। यह कोई जादू नहीं, यह साइंस ऑफ पर्सुएशन, मैनिपुलेशन, डिसीट, गिल्ट, गैसलाइटिंग और कंट्रोल है। यह वही विज्ञान है जिसे सीआईए से लेकर रिश्तों तक, अपराधियों से लेकर विज्ञापन तक हर कोई अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। मगर सब बिना बताए। मानव मस्तिष्क जब जंगलों में शेर से लड़ नहीं सकता था, तब उसने सीखी चालाकी। जानवर दांत और पंजों से जीतते हैं, पर इंसान जीतता है दिमाग की चालों से। डार्क साइकोलॉजी का जन्म हुआ सर्वाइवल से। कैसे दूसरे को खुद से जोड़ना, तोड़ना या झुकाना सीखा जाए बिना आवाज उठाए। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो खतरनाक लोग करते होंगे, हत्यारे, जासूस, धोखेबाज। पर सच्चाई यह है, डार्क साइकोलॉजी हर जगह है। जब कोई आपको गिल्ट में डालता है, जब कोई आपकी बातों को जानबूझकर नजरअंदाज करता है, जब कोई आपको प्यार से कंट्रोल करता है या जब कोई आपका ध्यान सिर्फ अपने फायदे की ओर खींचता है, वहां डार्क साइकोलॉजी काम कर रही होती है। डार्क साइकोलॉजी के मुख्य हथियार होते हैं मैनिपुलेशन, सामने वाला आपकी सोच बदल दे। गैसलाइटिंग, आप ही अपने सच पर शक करने लगे। डिसेप्शन, धोखे को सच बना दिया जाए। गिल्ट ट्रिपिंग, आप शर्म से खुद को सजा देने लगे। लव बॉम्बिंग, प्यार का जाल जिसमें आप अपनी पहचान भूल जाए। यह सब इतने चुपचाप और गहराई से होता है कि अक्सर हमें बहुत देर में पता चलता है या कभी पता ही नहीं चलता। अब सवाल उठता है, क्या यह सब बुरा है? क्या जो इंसान दूसरों को प्रभावित करे वह गलत है? यहां नैतिकता की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। डार्क साइकोलॉजी हमेशा बुराई का सिनोनिम नहीं है। यह एक उपकरण है जो आपके हाथ में चाकू की तरह है। आप उससे रोटी भी काट सकते हैं और किसी को घायल भी कर सकते हैं। यानी समस्या ट्रिक में नहीं, उसके प्रयोगकर्ता में है। डार्क साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें समझना होगा तीन मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां: मकियावेलियनिज्म, सत्ता के लिए छल प्रपंच; नार्सिसिज्म, आत्ममोह का जाल; साइकोपैथी, संवेदनाओं से रहित मन। ये तीनों मिलकर बनाते हैं वो मानसिक फ्रेमवर्क जो इंसान को दूसरों को एक मोहरे की तरह देखने पर मजबूर करता है। पर रुकिए, इस चैप्टर का सबसे डरावना सवाल अभी बाकी है। क्या आप भी कभी डार्क साइकोलॉजी के उपयोग करता रहे हैं बिना जाने? कभी किसी को शर्मिंदा किया, कभी प्यार दिखाकर अपना मतलब निकाला, कभी किसी को चुप कराने के लिए उसकी भावनाओं को कमजोर बताया? तो शायद आपने भी इस कला को अनजाने में अपनाया है। डार्क साइकोलॉजी हम सबके अंदर है, फर्क बस इतना है कि कौन इसे पहचान कर नियंत्रित करता है और कौन इसके गुलाम बन जाता है। अब सवाल यह है, क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, अगर हम इसके पैटर्न को पहचाने, इसके संकेत समझे, तो हम खुद को और दूसरों को इस मानसिक जाल से निकाल सकते हैं। इस पूरी सीरीज का उद्देश्य यही है, आपको उन ट्रिक्स से रूबरू कराना जो आपको रोज दिखती है, मगर आप उन्हें पहचान नहीं पाते।
आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कैसे झूठी यादें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, कैसे आपकी आंखें किसी की मौजूदगी को भांप लेती हैं बिना देखे, कैसे आपका ही मस्तिष्क आपके ही चुनाव पर शक करता है, और कैसे हमारा समाज हमें गिल्ट, शेम और परसेप्शन से कंट्रोल करता है। हर चैप्टर एक नई परत खोलेगा, हर ट्रिक एक नई गहराई में उतारेगी। और अब जब आप बिस्तर पर हैं, आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है, तो इस अंतिम विचार पर ध्यान दें। आप जो सोचते हैं, जो याद करते हैं, जो मानते हैं, क्या वो वाकई आपका है, या वह भी किसी ने आपके भीतर ही बैठकर रचा है? डार्क साइकोलॉजी कोई डराने वाली कहानी नहीं, यह आत्मज्ञान का सबसे खतरनाक रास्ता है। चैप्टर 2, फॉल्स मेमोरी इल्यूजन। कल्पना कीजिए, आप अभी एक याद के भीतर बैठे हैं। एक पुराना दृश्य आपकी आंखों में उतरता है, शायद स्कूल की पिकनिक, किसी दोस्त का बर्थडे, या कोई बचपन की घटना जिसे आप कई बार सोच चुके हैं। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि यह आपकी अपनी याद है, आपका अतीत, आपका अनुभव। लेकिन रुकिए, अगर मैं कहूं यह याद कभी घटी ही नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं आपके दिमाग ने इसे गढ़ा है, तो क्या आप भरोसा तोड़ते हुए खुद को स्वीकार कर पाएंगे? यही है फॉल्स मेमोरी, एक ऐसा मानसिक छलावा जहां यादें होती है मगर हकीकत नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक ट्रिक्स में से एक, फॉल्स मेमोरी केवल भूल जाना नहीं है, यह उस भूल को सच मान लेना है जो कभी घटा ही नहीं। आपका दिमाग एक कहानी बनाता है और आप उसे जीते हैं जैसे वह वाकई हुई हो। अब सोचिए, आपकी पहचान, आपके फैसले, आपके रिश्ते, सब उन्हीं यादों पर टिके हैं। अगर यादें ही झूठी हैं, तो क्या आप भी झूठ हैं? फॉल्स मेमोरी कैसे बनती है? यह सवाल जितना वैज्ञानिक है, उतना ही डरावना भी। जब कोई आपको बार बार किसी घटना की बात बताता है, तो आपके दिमाग में उसका एक दृश्य बनने लगता है। बार बार दोहराव, थोड़ी कल्पना और भावनात्मक जुड़ाव, इन सब का मिश्रण एक नई याद बना देता है। वो याद इतनी गहराई से बैठती है कि आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। एक प्रसिद्ध प्रयोग में शोधकर्ताओं ने कुछ लोगों को बताया कि जब वे छोटे थे तो एक बार मॉल में खो गए थे। ज्यादातर प्रतिभागियों को वह घटना याद नहीं थी, पर जब उनसे बार बार वही बात दोहराई गई, तो उनमें से कई लोगों ने उस घटना को इतनी साफी से याद किया कि उन्होंने वहां के दृश्य, कपड़े, दुकानदार तक का वर्णन कर दिया। सवाल है, जो कभी हुआ ही नहीं, उसे इतनी गहराई से कैसे याद किया जा सकता है? क्योंकि हमारा मस्तिष्क रिकॉल नहीं करता, वह रिकॉन्स्ट्रक्ट करता है। हर बार जब हम किसी याद को सोचते हैं, हम उसे दोबारा बनाते हैं। वो पेंटिंग जिसे हर बार थोड़ा थोड़ा रंग बदल दिया जाता है। हम सोचते हैं हम अपनी जिंदगी को स्पष्ट और सच्ची तरह से याद रखते हैं, मगर असल में हम हर बार उसे थोड़ा सा गढ़ते हैं। अब ये ट्रिक डरावनी तब बनती है जब इसे जानबूझकर इस्तेमाल किया जाए। जब कोई व्यक्ति, संस्था या समाज आपको कुछ इस तरह से यादें भरता है कि आप खुद को उस याद का हिस्सा मान लेते हैं। ये ट्रिक कल्ट्स, अब्यूसिव रिलेशनशिप्स और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में अक्सर इस्तेमाल होती है। जब कोई बार बार कहे, तुमने मुझे धोखा दिया था, तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने ये किया था, तो एक समय आता है जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं, शायद मैंने सच में किया था। फॉल्स मेमोरी आपको आपके ही खिलाफ खड़ा कर देती है। अब सोचिए, आप किसी रिश्ते में हैं, सामने वाला आपको बार बार बताता है कि आपने उन्हें परेशान किया था या आप हमेशा गलत रहे हैं। धीरे धीरे आपके भीतर गिल्ट और शर्म बैठने लगती है। आप अपने सच को भूलकर उस झूठ को अपनाने लगते हैं जो आपके ऊपर थोपा गया है। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है, यह एक अस्तित्ववादी भय है। क्या आप वही हैं जो आप याद रखते हैं, या वही जो आपको याद दिलाया गया है? फॉल्स मेमोरी इल्यूजन दिखाता है कि हमारी सबसे निजी चीज, यादें, कितनी अस्थिर है। आपका दिमाग दुनिया को नहीं देखता, वह उसे बनाता है। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर निर्णय आपकी स्मृति पर आधारित है। अब सोचिए, अगर किसी ने आपकी ही स्मृति में सेंध लगा दी हो, कितना आसान है किसी को उसकी पहचान से अलग करना। एक और पहलू है इमोशनली चार्ज्ड मेमोरीज। जिन घटनाओं से हम ज्यादा जुड़े होते हैं,
जैसे कोई हादसा, कोई प्यार या कोई अपमान, उनमें फॉल्स मेमोरी और भी आसानी से प्रवेश कर सकती है, क्योंकि हमारी भावना उसकी सच्चाई से बड़ी हो जाती है। अब चलिए एक और स्तर पर सोचते हैं। आप एक बच्चा थे। आपके माता पिता ने बताया कि आपने एक बार गलती की थी और उन्होंने गुस्से में आपको सजा दी थी। अब आपने उस घटना को कई बार सोच लिया। बड़े होते होते आप उस सजा को सही मानने लगे। आप सोचने लगे, हाँ, मैंने गलती की थी। मगर क्या हो अगर वो सजा उनके गुस्से की वजह से थी, आपकी गलती की वजह से नहीं। आपने उनकी कहानी को अपनी पहचान बना लिया। फॉल्स मेमोरी एक तरह से मेंटल वायरस है, धीरे धीरे फैलता है और आपको अपने आप से दूर कर देता है। इसे रोका नहीं जा सकता जब तक आप इसे पहचान न ले। अब सवाल यह है, क्या कोई तरीका है जिससे आप जान सके कि कौन सी याद झूठी है? उत्तर कठिन है, पर एक शुरुआत हो सकती है। हर बार जब कोई पुरानी बात याद आए, तो खुद से पूछिए, क्या यह मैंने जिया था या यह मुझे बताया गया था? अपने अतीत की कहानी को क्वेश्चन करना डार्क साइकोलॉजी के जाल से पहला बाहर निकलने वाला कदम है। कभी कभी सबसे खतरनाक ट्रिक वो होती है जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं, अपनी यादें। आप अब भी उस मुस्कुराते हुए दृश्य को याद कर रहे हैं जिसे आपने सबसे प्यारा समझा था, पर अब आप जानते हैं शायद वो कभी घटा ही नहीं। अब आप बिस्तर पर हैं, चुपचाप लेटे हुए। आपका मस्तिष्क हर याद को दोबारा छू रहा है और एक विचार भीतर उठता है, अगर मैं वो नहीं हूं जो मैंने जिया है, तो फिर मैं कौन हूं? चैप्टर 3, द गेज इफेक्ट। सपोज आप किसी कमरे में खड़े हैं। आपने किसी को नहीं देखा, कोई आवाज नहीं आई, कोई चेतावनी नहीं दी गई, लेकिन फिर भी आपको एक अजीब एहसास होता है, जैसे कोई आपको देख रहा है। आप धीरे धीरे गर्दन मोड़ते हैं और सामने खिड़की में कोई चेहरा खड़ा होता है। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, मगर आपकी चेतना जाग चुकी थी। यह सिर्फ सिक्स्थ सेंस नहीं थी, यह था द गेज इफेक्ट। मानव इतिहास के सबसे रहस्यमयी अनुभवों में से एक, किसी की नजर महसूस करना। डार्क साइकोलॉजी इस साधारण अनुभव को एक असाधारण हथियार में बदल देती है। द गेज इफेक्ट कोई जादू नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशनरी मानसिक तंत्र है। मानव मस्तिष्क ने लाखों वर्षों में सीखा है कैसे अपने पर्यावरण से सटल संकेत पहचानना, और किसी की नजर यानी आंखों की सीधी दिशा एक सबसे प्राइमल संकेत है। आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं होती, वे डोमिनेंस और वल्नरेबिलिटी का संकेत होती है। आपने गौर किया होगा, जब कोई लगातार आपको घूरता है तो आपको असहजता होती है, भले ही उसने कुछ कहा ना हो। क्यों? क्योंकि आंखें आपके अटेंशन, इमोशन और परसेप्शन तीनों को पकड़ सकती है। अब इस इफेक्ट को डार्क साइकोलॉजी कैसे उपयोग करता है? कल्पना कीजिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और वह आपकी आंखों में बिना पलक झपकाए देख रहा है। धीरे धीरे आपको घबराहट होने लगती है। आपको लगता है जैसे आप गलत हैं या कमजोर। द गेज इफेक्ट का यह प्रयोग मैनिपुलेशन की पहली परत है, पावर डायनामिक्स का सटल खेल। यहीं से शुरू होता है। अभिनेता, राजनेता, पंथ नेता और अपराधी सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक अनब्लिंकिंग स्टेयर जो सामने वाले को साइकोलॉजिकल सबमिशन में ले आता है। आई कांटेक्ट दो धारी तलवार है, कम हो तो आप संदिग्ध लगते हैं, ज्यादा हो तो आप डरावने लगते हैं। डार्क साइकोलॉजी उस संतुलन को इस तरह साधती है कि सामने वाला महसूस करता है कि वह देखे जा रहा है, और साथ ही खुद को नंगा, खुला और असुरक्षित महसूस करता है। जब कोई आपकी आंखों में देखता है, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस एक्टिवेट हो जाती है। आप अचानक अपने हाव भाव, बोलने के तरीके, यहां तक कि अपनी सांसों पर भी ध्यान देने लगते हैं। आप अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं कि सामने वाले पर, और यहीं से आपकी सोच कमजोर होने लगती है। अब सोचिए, कोई इंटरोगेटर किसी संदिग्ध को लगातार घूर रहा है, बिना मारपीट के ही उसकी मानसिक दीवारें गिरने लगती है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या वो मेरी आंखों में कुछ देख रहा है? एक और पहलू है, मिरर न्यूरॉन्स। जब हम किसी को घूरते देखते हैं, हमारा दिमाग उस घूरने को वापस मिमिक करता है, यानी हम भी अटेंशन मोड में चले जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी इस सिस्टम का लाभ उठाकर
ग्रुप हिप्नोसिस जैसी स्थिति बना सकता है। एक कमरे में कई लोग एक ही व्यक्ति की आंखों में देख रहे हैं। वो व्यक्ति धीरे धीरे डोमिनेंट, ऑलमोस्ट डिवाइन लगने लगता है। ये कल्ट्स और गुरु सिस्टम्स की आधारशिला होती है। अब सोचिए पर्सनल रिलेशनशिप्स में, जब कोई प्रेमी या प्रेमिका आपकी आंखों में देखता है और कहता है, मैं जानता हूं तुम कुछ छिपा रहे हो। आपको गिल्ट, शेम और कंफ्यूजन एक साथ महसूस होता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, वो नजर थी जो भीतर घुस गई। द गेज इफेक्ट एक प्रकार का साइकोलॉजिकल अनड्रेसिंग है। आपको लगता है जैसे आपका सच आपके चेहरे पर लिखा है, और ये परसेप्शन ही मैनिपुलेशन को पॉसिबल बनाता है। अब एक और गहराई सोचिए। अगर आप जानते हैं कि आपकी नजर किसी को कमजोर बना सकती है, तो क्या आप उसका इस्तेमाल करेंगे? क्या आप भी उस आई कांटेक्ट को एक हथियार बना सकते हैं? डार्क साइकोलॉजी कहती है, आंखें वेपन्स है। उनका उपयोग किया जाता है सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को शेप करने के लिए। एक गहरी नजर, एक झूठा आत्मविश्वास या एक निर्दोष मासूमियत, इन सब का इल्यूजन आंखों से पैदा होता है। यहां तक कि झूठ पकड़ने की सबसे एंशिएंट तकनीक यही रही है, आंखों में देखो। पर क्या आपको पता है, कई बार अपराधी इस केस को इतनी मास्टरी से इस्तेमाल करते हैं कि वे गिल्टलेस दिखते हैं, क्योंकि वे गिल्ट महसूस ही नहीं करते। यही है साइकोपैथी और द गेज का खतरनाक गठजोड़। एक ठंडी, स्टेडी नजर जो आपको झूठ पर यकीन दिला सकती है। अब सोचिए, जब एक बच्चा अपनी माँ से झूठ बोलता है, तो माँ उसे आंखों में देखती है और वह सच उगल देता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी गिल्ट से भरा है। वह द गेज को झेल नहीं सकता। पर वही बच्चा अगर मैनिपुलेटिव बने, तो वह इस गेज को एक ढाल बना सकता है। द गेज इफेक्ट इस बात को सिद्ध करता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होती, बल्कि आई कांटेक्ट के माइक्रोस्कोपिक खेल से भी होती है। डार्क साइकोलॉजी इस खेल को डिकोड करता है, और अगर आप सतर्क न हो, तो यही खेल आपको खामोशी में हरा सकता है। आप अब भी बिस्तर पर हैं, आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। पर ध्यान दें, क्या आपने आज दिन में किसी की नजर महसूस की थी? क्या कोई था जिसने बिना कुछ कहे आपको अपने भीतर असहज कर दिया? अब अगली बार जब आप किसी से बात करेंगे, तो सोचिए आप किसकी आंखों में देख रहे हैं, और ज्यादा जरूरी सवाल, कौन आपकी आंखों के जरिए आपके मन तक पहुंच रहा है? चैप्टर 4, द पावर ऑफ गिल्ट। आपने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, कुछ गलत नहीं किया। फिर भी आपके भीतर एक भारीपन है, जैसे कोई भावनात्मक बोझ आपके सीने पर बैठा है। आप बार बार सोचते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या मैं गलत था? और यही है गिल्ट की असली ताकत। डार्क साइकोलॉजी में गिल्ट एक इमोशन नहीं, बल्कि एक साइलेंट वेपन है। ऐसा हथियार जो किसी को मारे बिना उसे मानसिक रूप से तोड़ सकता है। गिल्ट इंसानी मस्तिष्क की सबसे जटिल और प्रभावशाली भावनाओं में से एक है। यह शर्म जैसा नहीं है। शर्म आती है जब कोई हमें देख रहा हो। गिल्ट तब आता है जब हम खुद को देख रहे होते हैं। गिल्ट वह भावना है जो हमें खुद के ही न्यायालय में दोषी घोषित कर देती है। पर असली सवाल यह है, क्या हम वाकई दोषी होते हैं, या कोई हमें गिल्ट का जहर पिलाता है? डार्क साइकोलॉजी गिल्ट को इमोशन नहीं, बल्कि एक कंट्रोल मैकेनिज्म मानती है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको आपकी पुरानी गलती याद दिलाता है, या आपको यह एहसास दिलाता है कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ, तो वो आपके भीतर गिल्ट का बीज बो रहा होता है। अब आप सोचिए, जब एक बार गिल्ट लग जाए, तो इंसान क्या करता है? वह खुद को पनिश करता है। फिजिकल नहीं, बल्कि इमोशनल पनिशमेंट, जैसे मौन रहना, अपने अधिकारों से पीछे हटना, या सामने वाले की हर बात को सह लेना। ये गिल्ट बेस्ड कंट्रोल है। मैनिपुलेटर्स गिल्ट को सिंपैथी या डोमिनेंस में बदल सकते हैं। एक साधारण वाक्य, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं, या अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता तो तुम ऐसा नहीं करते। ये वाक्य गिल्ट की आग में अंदर ही अंदर आपको जलाने लगते हैं। और खास बात यह है कि इसमें सामने वाला कुछ कह नहीं रहा, बस आपकी कॉन्शियंस को आपके ही खिलाफ खड़ा कर रहा है। गिल्ट एक आत्म प्रवंचना है। जैसे ही आप गिल्ट महसूस करते हैं, आपका दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है? और वहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। अब आप सोचिए, एक अब्यूजिव रिश्ता
जहां हर बार जब आप कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला रोने लगता है या कहता है, मैं तो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आप डरते हैं, आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपके भीतर गिल्ट बैठा दिया गया है। और गिल्ट वो कुर्सी है जिस पर बैठकर सामने वाला आपको कंट्रोल करता है। ये गिल्ट आपकी भावनाओं को हाईजैक करता है, आपके फैसलों को पलट देता है, आपको आपकी ही नजरों में अपराधी बना देता है। अब चलिए गहराई में सोचते हैं, गिल्ट कैसे बनता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी वैल्यू सिस्टम के खिलाफ काम करता है या जब उसे ये समझाया जाता है कि उसका व्यवहार किसी मॉरल या इमोशनल कानून के खिलाफ था, तो गिल्ट पैदा होता है। और यही बात डार्क साइकोलॉजी में एक्सप्लॉइट होती है। वैल्यू सिस्टम इम्प्लांट, यानी किसी के भीतर ऐसी नैतिकता भर देना जिसका सोर्स वही व्यक्ति हो जो बाद में गिल्ट ट्रिगर करेगा। उदाहरण, कोई लगातार कहता है, नहीं सच्चा प्यार तो त्याग मांगता है, और फिर उसी को आधार बनाकर आपके हर निर्णय को मैनिपुलेट करता है। आप सोचते हैं, अगर मैंने मना किया तो मैं स्वार्थी हूं, पर सच्चाई ये है वो गिल्ट आपका नहीं था, वो इम्प्लांट किया गया था। अब सोचिए, अगर कोई गिल्ट को मास्टरफुली कंट्रोल कर ले तो वो आपके हर एक्शन को दूर से रिमोट की तरह चला सकता है। क्योंकि गिल्ट वह भावना है जो बिना किसी चेन के किसी को गुलाम बना सकती है। अब इसका प्रभाव सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है। पूरी की पूरी संस्कृतियां, धर्म और समाज गिल्ट को कंट्रोल के लिए सेंचुरीज से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तुमने ये नहीं किया तो पाप लगेगा, तुम्हारी वजह से ईश्वर नाराज होंगे, कुल की मर्यादा तुम्हारे व्यवहार पर है। ये सब गिल्ट के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के उदाहरण हैं। गिल्ट को इतना गहराई से डाल दो कि इंसान रिबेलियन के पहले ही खुद को सजा देना शुरू कर दे। और यही डार्क साइकोलॉजी की मास्टरी है। अब एक डरावना सवाल, क्या आपने कभी किसी और को गिल्ट में डालने की कोशिश की? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारे जैसा कोई नहीं करेगा जो मैंने सहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर हां, तो आप भी उस डार्क मैकेनिज्म का हिस्सा हैं जिससे आप खुद डरते हैं। गिल्ट एक डबल एज्ड सोर्ड है जिससे आप दूसरों को भी घायल कर सकते हैं और खुद को भी। अब अगर आप इस गिल्ट लूप से बाहर निकलना चाहते हैं तो पहला कदम है गिल्ट के सोर्स को पहचानना। क्या यह आपकी गलती थी या ये बस गिल्ट प्रोजेक्टेड किया गया था? क्या आप सजा डिजर्व करते हैं या आप कंडीशनिंग के शिकार हैं? जब आप गिल्ट को ऑब्जर्वेशनल अवेयरनेस से देखना शुरू करते हैं तो वो अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ने लगता है। गिल्ट से मुक्ति कोई बहाना नहीं, बल्कि अपनी इमोशनल स्वतंत्रता का पहला दावा है। आप अब भी चुपचाप लेटे हैं, भीतर कुछ हिल रहा है, कोई पुरानी बात, कोई रिश्ता, कोई शब्द जो अब तक गिल्ट बनकर जकड़े हुए था। अब उससे एक सवाल पूछिए, क्या तुम मेरे अपने हो या किसी और के बोए गए बीज? चैप्टर 5, द मास्क ऑफ नाइसनेस। वो हमेशा मुस्कुराता है, आपसे धीरे बोलता है, कभी नाराज नहीं होता, हर समय हाँ कहता है। और आप सोचते हैं, ये इंसान कितना अच्छा है। पर डार्क साइकोलॉजी कुछ और कहती है। वो कहती है, कभी कभी सबसे प्यारी मुस्कान के पीछे सबसे अंधकारमय इरादे छिपे होते हैं। द मास्क ऑफ नाइसनेस एक ऐसा चेहरा है जिसे समाज ने अच्छाई का पर्याय बना दिया है, मगर असल में यह मास्क मैनिपुलेशन, गिल्ट इंडक्शन, पैसिव अग्रेशन और इमोशनल सैबोटाज का सबसे रिफाइंड वर्जन है। क्योंकि क्रूरता जब कोमल भाषा में बोले तो उसका जहर और गहरा उतरता है। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी ना नहीं कहता, हर बार आपके लिए सब करता है, हर बार आपकी बातों में सहमति जताता है। धीरे धीरे आप उस पर भरोसा करने लगते हैं, आप अपनी सीमाएं छोड़ने लगते हैं, और फिर वो इंसान आपके हर फैसले पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने लगता है। मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रहा था, मैंने कभी मना नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसा चाहो वैसा करो। ये वाक्य बाहर से शालीन लगते हैं, मगर भीतर एक डीप साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है। ये व्यक्ति खुद को कभी जिम्मेदार नहीं दिखाता, मगर सटली गिल्ट और दबाव डालता है कि आप ही उसके व्यवहार के कारण हैं। द मास्क ऑफ नाइसनेस पैसिव एग्रेशन का सबसे आत्मीय रूप है। ये खुलकर विरोध नहीं करता, बल्कि चुपचाप आपको जकड़ता है, आपके निर्णयों पर सवाल नहीं उठाता, मगर हर बार
आपको ये एहसास जरूर करवाता है कि आप सेल्फिश हैं, इनसेंसिटिव है या उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अब सोचिए, एक माता पिता जो बच्चे से कहे, जाओ, मुझे आदत है अकेले रहने की, तुम खुश हो, यही काफी है मेरे लिए। यह वाक्य गिल्ट से भरे हैं, मगर इतने मीठे हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। डार्क साइकोलॉजी में इस ट्रिक को कहते हैं इमोशनल इन्वर्जन। जहां दिखती है सहमति, वहां होता है दबाव। जहां दिखती है विनम्रता, वहां होता है गिल्ट प्रोजेक्शन। द मास्क ऑफ नाइसनेस एक ऐसा सामाजिक आर्मर है जिसे पहनकर इंसान सच्ची टकराव से बचता है, मगर फिर भी दूसरों को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाता है। अब चलिए गहराई में सोचते हैं, इस तरह के लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्यों कोई अपनी ना छिपाकर हाँ की दुनिया बनाता है? क्यों कोई अपनी जरूरतें खुद नहीं कहता, बल्कि दूसरों को इनडायरेक्ट तरीके से गिल्ट में डालता है? क्योंकि सोसाइटी ने नाइसनेस को रिवॉर्ड किया है। हमने सीखा, अच्छा बनो, ना मत कहो, झगड़ा मत करो, सभी को खुश रखो। पर इसी कंडीशनिंग ने मास्क को जन्म दिया है। अब ये मास्क इतना हिस्सा बन चुका है इंसान का कि वह खुद भी नहीं जानता कि उसके हाँ के पीछे कितना दबा हुआ ना है। और यही रिप्रेशन डार्क साइकोलॉजी का मूल द्वार है। जब इंसान अपनी बाउंड्रीज एक्सप्रेस नहीं करता, तो वह दूसरों की बाउंड्रीज क्रॉस करने लगता है बिना सामने दिखे। अब आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी के लिए मना नहीं किया सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छा इंसान बने रहना था? कितनी बार आपने खुद की इच्छा कुर्बान की क्योंकि इगोइस्ट कहलाने से डर लगता था? यह नाइसनेस स्वयं की हत्या है, धीमी, शालीन और आत्मघाती। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान हर बार हां कहता है, वो किसी दिन इतना थक जाएगा कि बिना चेतावनी के विस्फोट करेगा। द मास्क ऑफ नाइसनेस एक टिकिंग इमोशनल बॉम्ब है। अब सोचिए, अगर आप खुद को बार बार नाइस साबित करने की कोशिश में पाते हैं, तो क्या आपने अपने भीतर सच्ची भावना को कहीं दफन नहीं कर दिया? क्या आपने खुद के ना को किसी की हाँ में समर्पित कर दिया? क्या आप भी किसी और के गिल्ट में अपनी सच्चाई खो बैठे हैं? इस मास्क को उतारना बहुत कठिन है, क्योंकि ये मास्क समाज ने नहीं, हमने खुद ने अपनी त्वचा पर चिपकाया है। अब अगर आप इस मास्क से बाहर आना चाहते हैं, तो पहला कदम है स्वयं को अच्छा साबित करने की जरूरत से मुक्त करना। ना कहना भी करुणा होती है, सीमाएं बनाना भी प्रेम का रूप होता है। डार्क साइकोलॉजी सिखाती है, कभी कभी असल अच्छाई वही होती है जो सीधे मुंह पर सच कहे, न कि मुस्कुराकर झूठ बोले। अब आप चुपचाप लेटे हैं, सोचते हुए कि आज दिन में कितनी बार आपने हाँ कहा जबकि दिल ना चिल्ला रहा था। अब अपने भीतर एक सवाल उठाइए, वो जो हमेशा अच्छा दिखता है, क्या वाकई अच्छा होता है या बस कुशल मास्क पहनता है? चैप्टर 6, Echoes of Self Doubt। आपने एक निर्णय लिया, पूरा मन और समझ लगाकर, पर जैसे ही अकेले हुए, एक आवाज आई, क्या यह सही था? शायद मुझसे गलती हो गई। मैं क्यों ऐसा सोचता हूं? क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूं? यह कोई बाहरी आलोचक नहीं था, यह आपके भीतर का एको था, सेल्फ डाउट का, जो हर निर्णय के बाद, हर आत्मविश्वास के क्षण के ठीक बाद आपके भीतर गूंजता है। डार्क साइकोलॉजी में सेल्फ डाउट को एक सबसे मूक लेकिन प्रबल हथियार माना जाता है। यह किसी को कंट्रोल करने का सबसे रिफाइंड तरीका है, उसे खुद के खिलाफ खड़ा कर देना। सेल्फ डाउट तब पैदा होता है जब व्यक्ति को बार बार यह एहसास कराया जाता है कि उसकी परसेप्शन, उसकी थिंकिंग और उसके डिसीजंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सोचिए, अगर आप किसी को सीधे आदेश देंगे तो वह शायद विरोध करेगा, लेकिन अगर आप उसे उसके ही विचारों पर शक करवा दें तो वह खुद को रोक देगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही है इकोज ऑफ सेल्फ डाउट। ये वही मानसिक शोर है जो हर बार विस्पर करता है, तू गलत है, तू काफी नहीं है, तू भ्रमित है। और ये विस्पर धीरे धीरे आपके डिसीजंस की धुरी को घुमा देता है। आप अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आप हर बात किसी और से कंफर्म करना चाहते हैं। आप लीडरशिप से डरने लगते हैं। आप रिलेशन में डिपेंडेंट बन जाते हैं। मैनिपुलेटर्स जानते हैं, किसी को तोड़ने के लिए उसे इंसल्ट करने की जरूरत नहीं, बस उसे खुद पर संदेह करवा देना काफी है।
अब गौर कीजिए, गैसलाइटिंग इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब कोई बार बार कहता है तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम हमेशा ओवरथिंक करते हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम्हें बात समझ में नहीं आती, तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे अपने ही अनुभवों पर डाउट करने लगता है। आप सोचते हैं शायद मैं ही गड़बड़ कर रहा हूं। यही डाउट आपको दूसरों के कंट्रोल में ले आता है। डार्क साइकोलॉजी इसे कहता है कॉग्निटिव इरोजन, धीरे धीरे सोचने की क्षमता को खा जाना। अब सोचिए, आपने एक रिलेशन तोड़ा जो टॉक्सिक था, पर बाद में जब सामने वाला कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, या तुम खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे, तो वो शब्द आपके भीतर डाउट के बीज बो देते हैं। अब भले ही आपके निर्णय सही थे, लेकिन डाउट उन्हें धुंधला बना देता है। सेल्फ डाउट सिर्फ डिसीजंस को नहीं मारता, वह आइडेंटिटी को भी खा जाता है। मैं कौन हूं? क्या मैं वाकई अच्छा हूं? क्या मेरी सोच ठीक है? क्या मैं लवेबल हूं? क्या मैं डिजर्व करता हूं? ये सवाल कभी जोर से नहीं आते, मगर हर साइलेंस में गूंजते हैं, और यही उन्हें सबसे घातक बनाता है। अब सोचिए, किसी टीम में एक लीडर है जो हर बार कहता है मैं श्योर नहीं हूं, पता नहीं ये काम होगा या नहीं, शायद मुझे और सोचना चाहिए। ऐसा लीडर चाहे जितना योग्य हो, उसकी टीम कभी इंस्पायर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डाउट कंटेजियस होता है, और डार्क साइकोलॉजी जानती है अगर आप किसी सिस्टम को कमजोर करना चाहते हैं तो उसमें डाउट घुसा दो। अब सवाल है, क्यों हम डाउट करते हैं? क्यों हमारी आत्मा बार बार खुद से ही टकराती है? क्यों हमारे विचार ही हमारी दुश्मन बन जाते हैं? क्योंकि हम कंडीशन्ड हैं वैलिडेशन के लिए। हमें बचपन से सिखाया गया, कोई और बताएगा कि तुम सही हो, गुरु बताएगा, माता पिता बताएंगे, समाज बताएगा, और जब वैलिडेशन बाहर से नहीं आता तो भीतर से उठती है, क्या मैं गलत हूं? ये डाउट आपके ओरिजिनल सेल्फ को खुद के ही शैडो में छिपा देता है। अब चलिए एक और गहराई में उतरते हैं। सेल्फ डाउट सिर्फ वीकनेस नहीं है, मैनिपुलेटर्स इसे वेपनाइज करते हैं। जब आप डाउट में होते हैं, आप सवाल पूछते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं, आप गाइड ढूंढते हैं, और यही वो वल्नरेबल पोजीशन है जहां से कोई भी व्यक्ति आपको रिडायरेक्ट कर सकता है। आपको ऐसा विश्वास दिलाया जा सकता है जो आपने कभी चाहा भी नहीं था। अब अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपनी सोच के एको चेंबर से बाहर आना। हर बार जब कोई सोच उठे शायद मैं गलत हूं, तो खुद से ये काउंटर क्वेश्चन पूछिए, क्या मेरी सोच गलत है, या मुझे ऐसा महसूस करवाया गया है? आपका डाउट आपकी वीकनेस नहीं, आपका अवेयरनेस बन सकता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है सबसे खतरनाक डाउट वो नहीं जो बाहर से आए, बल्कि वो जो भीतर से उठे और आपको अपने ही खिलाफ कर दे। अब जब आप शांत बैठे हैं, तो एक बार भीतर सुनिए, क्या कोई आवाज है जो विस्पर कर रही है तुम काफी नहीं हो? अब उस आवाज को शांत कर दीजिए और धीरे से कहिए, मैं खुद को जानता हूं और मैं खुद के साथ हूं। चैप्टर 7, द साइलेंट ट्रीटमेंट। कोई चिल्लाता नहीं, कोई गाली नहीं देता, कोई हिंसा नहीं करता, बस चुप रहता है। आप कुछ कहते हैं, सामने वाला मुंह फेर लेता है। आप सवाल करते हैं, वो आंखों में नहीं देखता। आप तकलीफ में होते हैं, और वो बिल्कुल चुप। यही है द साइलेंट ट्रीटमेंट, डार्क साइकोलॉजी का सबसे ठंडा मगर सबसे गहरा घाव देने वाला हथियार। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह एक सुनियोजित मानसिक रणनीति है जिसमें किसी को कम्युनिकेशन से वंचित करके उसे इमोशनली इनविजिबल बना दिया जाता है। जब कोई इंसान आपको इस तरह अनदेखा करता है, तो वह सिर्फ जवाब नहीं रोकता, वह आपके अस्तित्व को नकारता है। साइलेंट ट्रीटमेंट रिश्तों की सबसे खतरनाक त्रासदी है, क्योंकि इसमें शब्दों से नहीं, एब्सेंस ऑफ वर्ड से वार होता है। अब सोचिए, किसी ने आपको हर्ट किया है, आप सफाई मांगते हैं, मगर बदले में आपको मिलता है एक दीवार। आप कुछ भी कहे, कुछ भी पूछे, सामने वाला मौन। ये मौन आपको संदेह से भर देता है, शायद मेरी ही गलती थी, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैं ही इतना बुरा हूं कि मुझसे बात भी ना की जाए? यह आत्मग्लानि और असहायता धीरे धीरे आपकी मानसिक ऊर्जा को खोखला करने लगती है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक प्रकार का इमोशनल विथहोल्डिंग है, एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट जिसमें भावनात्मक संपर्क को वेपन बना दिया जाता है।
डार्क साइकोलॉजी में इस ट्रिक को विथहोल्डिंग अफेक्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। जब कोई जानबूझकर अपने अटेंशन, वार्मथ या प्रेजेंस को आपसे छीन लेता है, तो आप खुद को इमोशनली डिजर्ट में अकेला महसूस करने लगते हैं। अब चलिए इसे गहराई से समझते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों इतना असरदार होता है? क्योंकि इंसानी मस्तिष्क रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह अनुभव करता है। एमआरआई स्कैन्स ने दिखाया है कि जब कोई हमें इग्नोर करता है, तो हमारे मस्तिष्क का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो शारीरिक चोट के समय होता है, यानी चुप्पी सीधे मस्तिष्क को चोट देती है। अब सोचिए, जब ये चुप्पी एक बार नहीं बल्कि बार बार दी जाती है, तो क्या होता है? आप खुद पर संदेह करने लगते हैं, अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं, अपने मूल स्वभाव से समझौता करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई आपको फिर से देखे। और यहीं से शुरू होता है कंप्लायंस साइकिल। आप खुद को बदलते हैं उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए। अब सोचिए, किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में जहां हर बार जब आप असर्टिव बनते हैं या अपनी बात रखते हैं, तो आपको एक दीवार मिलती है। धीरे धीरे आप ये सीख लेते हैं कि खुद को दबा कर रखना बेहतर है, बजाय उस इमोशनल आइसोलेशन के जो साइलेंट ट्रीटमेंट लाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बच्चा कुछ गलत कहता है और माँ पिता उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चा डर जाता है, वो समझ नहीं पाता कि उसकी गलती क्या थी। वो बस कनेक्शन चाहता है। और यहीं से गिल्ट, फियर और पीपल प्लीजिंग बिहेवियर जन्म लेता है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल फ्रीज है। इसका उद्देश्य डायलॉग नहीं, बल्कि कंट्रोल होता है। यह इंसान को यह समझाने की चाल है कि जब तक तुम मेरे अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करोगे, तब तक तुम डिजर्व नहीं करते मेरी अटेंशन। और ध्यान दीजिए, यह अब्यूज दिखता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं होते। और जो दर्द बोल नहीं पाता, वही सबसे लंबे समय तक भीतर टिकता है। डार्क साइकोलॉजी साइलेंट ट्रीटमेंट को मैनिपुलेशन की सबसे नॉन कॉन्फ्रंटेशनल परंतु घातक तकनीक मानती है। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकले? पहला कदम है इस साइलेंस को पहचानना कि यह पनिशमेंट है, न कि शांतिपूर्ण स्पेस। दूसरा, आप अपनी वैल्यू को साइलेंस के आधार पर तय न करें। वो बात नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं बुरा हूं। ये विश्वास वही कंट्रोल का मकसद है। तीसरा, बाउंड्रीज सेट करना। अगर कोई व्यक्ति बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करता है, तो ये आपकी इमोशनल सेफ्टी के खिलाफ है और आप उस पैटर्न को तोड़ सकते हैं बाय रिफ्यूजिंग टू बेग फॉर अटेंशन। आपका मौन भी जवाब हो सकता है, मगर फर्क इतना है कि आपका मौन सम्मान का संकेत हो, ना कि कंट्रोल का प्रतिकार। अब आप बिस्तर पर हैं, कोई बात याद आ रही है, शायद कोई रिश्ता थी जहां शब्द नहीं बाण बने थे, बल्कि चुप्पी ने सब कुछ तोड़ दिया था। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वो चुप्पी संवाद का अंत थी या बस एक और जाल जिसमें आप धीरे धीरे घुलते गए? चैप्टर 8, गैसलाइटिंग, ट्विस्टिंग योर रियलिटी। तुम हमेशा ऐसा ही सोचते हो, तुम्हारी याददाश्त फिर धोखा दे रही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो। ये शब्द आप कई बार सुन चुके हैं, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी अथॉरिटी से, या शायद अपने ही किसी प्रियजन से। पर धीरे धीरे इन शब्दों के असर से आप अपने अनुभवों पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं, शायद वाकई मेरी ही गलती थी, शायद मैंने ही गलत समझा, शायद मैं ही पागल हो रहा हूं। यही है गैसलाइटिंग, डार्क साइकोलॉजी की सबसे शातिर और खामोश चाल। एक ऐसा मेंटल वॉरफेयर जिसमें कोई हथियार नहीं दिखता, कोई आवाज नहीं होती, बस आपकी हकीकत चुपचाप पलट दी जाती है। गैसलाइटिंग कोई सामान्य झूठ नहीं, यह एक सिस्टमैटिक प्रयास है जिससे आपकी परसेप्शन, मेमोरी और विश्वास को धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। इसका उद्देश्य सीधा है, आपको खुद पर शक दिलवाना। जब कोई आपको बार बार बताता है कि तुम गलत हो, तुम्हें चीजें याद नहीं रहती, तुम हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर देखते हो, तो आप धीरे धीरे अपनी सच्चाई से कटने लगते हैं। गैसलाइटिंग की ताकत इस बात में नहीं है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, बल्कि इस बात में है कि आप उसे सच मानने लगते हैं। अब सोचिए, आपने किसी से कहा कि उसने आपको अनदेखा किया, बुरा व्यवहार किया, और उसने जवाब दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं।
ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। आप इस पर बहस करते हैं, लेकिन बार बार वही डिनाइल, वही काम वॉइस, वही इनवैलिडेट करना आपके अंदर गूंजने लगता है। अब आप उस अनुभव को दोबारा देखने लगते हैं, हर एंगल से, हर मेमोरी से, और आप नहीं पाते कि गलती किसकी थी। यह है साइकोलॉजिकल इन्वर्जन, जहां आपका सच किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। गैसलाइटिंग की शुरुआत आमतौर पर सटिल होती है, छोटे छोटे कॉन्ट्रडिक्शन से, छोटी छोटी नकारात्मक टिप्पणियों से। पर जैसे जैसे ये बढ़ता है, आपकी एंटायर रियलिटी को कंज्यूम करने लगता है। अब सोचिए, जब आपको लगता है कि आप सही सोच रहे हैं, पर सामने वाला बार बार कहता है कि आप इरेशनल है, ओवर इमोशनल है या अनस्टेबल है, तो आप धीरे धीरे अपने इंट्यूशन से कटने लगते हैं। और यही है फाइनल एम, आपका अंदरूनी कंपस तोड़ देना। डार्क साइकोलॉजी में गैसलाइटिंग को रियलिटी फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, यानी किसी इंसान की धारणा को इतने हिस्सों में तोड़ देना कि वह किसी और के वर्जन पर निर्भर हो जाए। इसका सबसे क्लासिक प्रयोग अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में होता है, जब विक्टिम बार बार सुनता है, तुम ही लड़ाई शुरू करते हो, तुम्हारे कारण ही सब बिगड़ा है, अगर तुम बदल जाओ तो सब ठीक हो सकता है। तो वह गिल्ट में जीने लगता है। गिल्ट से भरी यह जिंदगी उसे अपने ही खिलाफ खड़ा कर देती है। गैसलाइटिंग सिर्फ एक व्यक्ति की तकनीक नहीं है, समाज और संस्थाएं भी इसका प्रयोग करती है। जब मीडिया कहता है ये कभी हुआ ही नहीं था, जब इतिहास को ऐसे बताया जाता है कि आप अपने पूर्वजों की पीड़ा को भूल जाएं, या जब संस्थाएं कहती है आपकी भावना गलत है, हमारा डेटा कहता है कि सब ठीक है, तो वो आपकी कलेक्टिव मेमोरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी कभी किसी के द्वारा गैसलाइट किए गए हैं? क्या किसी ने आपकी भावनाओं को कमतर साबित किया है? क्या किसी ने आपकी यादों को गलत बताया है? क्या आपने खुद को ये कहते सुना है, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। गैसलाइटिंग के असर से कई लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट और डिसीजन पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। अब इसका हल क्या है? पहला, अपने अनुभव को वैलिडेट करना सीखिए। अगर आपने कुछ महसूस किया है, तो वह अनुभव सच है, भले ही दूसरा उसे माने या नहीं। दूसरा, किसी तीसरे व्यक्ति से संवाद कीजिए जो न्यूट्रल हो। कभी कभी कोई बाहरी व्यक्ति आपको वो क्लैरिटी दे सकता है जो गैसलाइटर ने आपसे छीन ली थी। तीसरा, अपने विचारों को लिखना शुरू कीजिए, जर्नल बनाइए, ताकि आप याद रख सकें कि आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया, क्योंकि गैसलाइटिंग्स यादों को सबसे पहले निशाना बनाता है। अब अंत में एक सबसे जरूरी बात, गैसलाइटिंग तभी फलता है जब आप दूसरों की सच्चाई को अपनी सच्चाई से ऊपर रखने लगते हैं। इसलिए खुद से यह वादा कीजिए, ये मेरी अनुभूति, मेरी स्मृति, मेरी सच्चाई, मेरी अपनी है, और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। अब आप लेटे हैं, आंखें बंद हैं, पर भीतर एक विचार जाग रहा है, क्या अब मैं खुद पर दोबारा भरोसा करना सीख सकता हूं? चैप्टर 9, द वेपनाइजेशन ऑफ एम्पैथी। वो रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी, और आप टूट गए। आपका गुस्सा, आपकी समझ, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ पिघल गया। क्यों? क्योंकि आप इंसान हैं, और इंसान के भीतर सबसे गहरा भाव है एम्पैथी, किसी और के दर्द को महसूस करने की ताकत, किसी और की तकलीफ को अपनी आत्मा से छू लेने की क्षमता। पर डार्क साइकोलॉजी कुछ और कहती है। वो कहती है एम्पैथी सिर्फ एक वर्चू नहीं, ये एक हथियार भी हो सकता है। और जब कोई इस हथियार को चलाना सीख जाता है, तो वो बिना छुए आपको अंदर से तोड़ सकता है। द वेपनाइजेशन ऑफ एम्पैथी, जहां करुणा को नियंत्रण में बदला जाता है, जहां भावना को स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहां इंसान अपने दुख का इस्तेमाल किसी और की स्वतंत्रता छीनने के लिए करता है। अब जरा सोचिए, एक रिश्ता जिसमें सामने वाला हर बार जब आप गलती बताते हैं तो रो पड़ता है, हर बार जब आप बाउंड्री सेट करते हैं तो खुद को पीड़ित दिखाता है। धीरे धीरे आप अपनी बाउंड्रीज छोड़ देते हैं। आप गुस्सा नहीं करते, आप सवाल नहीं पूछते, क्योंकि आप अच्छा इंसान बने रहना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसी को दर्द हो, और यही एम्पैथी है जो अब आपके खिलाफ वेपन बन चुकी है। डार्क साइकोलॉजी में इस ट्रिक को कहते हैं
इमोशनल हाईजैकिंग, जहां सामने वाला अपने ही इमोशंस का इतना लाउड प्रदर्शन करता है कि आपकी भावनाएं, आपकी सच्चाई सब दब जाती है। अब गौर कीजिए, ये विक्टिमहुड हमेशा जेन्युइन नहीं होती। यह हो सकता है कैलकुलेटेड, टाइम्ड और डायरेक्टेड, क्योंकि एम्पैथी हमेशा तर्क से नहीं चलती। ये सीधे दिल पर असर करती है। जब कोई कहता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ सकते मेरी तकलीफ, मैं मर जाऊंगा अगर तुम ऐसा करोगे, तो आप रुक जाते हैं। नहीं इसलिए कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आप इंसान हैं। एम्पैथी आपको रोक देती है उन फैसलों से जो शायद सही होते, मगर किसी और को दर्द देते। अब सोचिए, कितनी बार आपने ना कहने की हिम्मत खो दी सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बहुत दुखी दिख रहा था। कितनी बार आपने टॉक्सिक बिहेवियर सहा सिर्फ इसलिए कि आपको सामने वाले की तकलीफ बड़ी लग रही थी। यहां एम्पैथी शुद्ध नहीं रही, ये गिल्ट से भरी हुई हो गई। डार्क मैनिपुलेटर्स जानते हैं, सच्चे कंट्रोल के लिए डर दिखाने की जरूरत नहीं, दर्द दिखाना काफी है। अब जरा एक गहराई में सोचते हैं, वेपनाइज्ड एम्पैथी का असर सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में नहीं, पूरे समाज में होता है। जब मीडिया सिलेक्टिव दर्द दिखाता है, इनकी सफरिंग देखो, इनका संघर्ष देखो, तो वह आपके जजमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है। आप किसी विचारधारा, धर्म, जाति या नेता के लिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि आपको उसका दर्द दिखाया गया है, भले ही उसकी सच्चाई कुछ और हो। क्यों? क्योंकि जब भावनाएं भर जाती है तो तर्क बह जाते हैं। अब सोचिए, क्या एम्पैथी बुरी है? नहीं, पर अनक्वेश्चन्ड एम्पैथी जो अपने ही मन की आवाज को दबा दे, वो से आपकी आजादी के लिए खतरा बन सकती है। डार्क साइकोलॉजी इसीलिए सिखाती है, एम्पैथी को ब्लाइंड मत होने दो। अब आप सोचिए, किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में सामने वाला हर बार खुद को दर्द में दिखाता है, हर गलती के बाद रोता है, हर बहस में खुद को कमजोर बनाता है, और आप खुद को दोषी मानते हैं। आपको लगता है, मैंने ज्यादा कह दिया, मैंने उसे हर्ट कर दिया, शायद मेरी बात का तरीका गलत था। इस तरह एम्पैथी आपको उस लूप में बांध देती है जहां आप खुद को भूल जाते हैं। अब इससे बाहर निकलना कैसे संभव है? पहला, जब भी कोई अपने दर्द को दिखाए तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या वह अपने दर्द को साझा कर रहा है या मेरे निर्णय को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दूसरा, आपकी करुणा आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती जब उसका प्रयोग कंट्रोल के लिए हो। तीसरा, एम्पैथी का मतलब सैक्रिफाइस नहीं होता। अगर आपकी संवेदना आपकी सेल्फ वर्थ को निगल रही है तो वह एम्पैथी नहीं, कंडीशनिंग है। और अंत में, एम्पैथी तभी सुंदर है जब वह डिसर्नमेंट के साथ हो। अब आप चुपचाप लेटे हैं, आपके मन में किसी का चेहरा तैर रहा है, वो जिसने हर बार अपने आंसुओं से आपके निर्णयों को रोक दिया। अब आप सोचते हैं, क्या वो वाकई दुखी था या मैं सिर्फ अपनी ही संवेदना के हाथों मजबूर था? चैप्टर 10, आइडेंटिटी कंफ्यूजन। आप आईने में देखते हैं, चेहरा वही है, आंखें वही, नाम भी वही है, मगर अंदर से कुछ बदल चुका है। एक सवाल गूंजता है, मैं कौन हूं? ये जो मैं बन गया हूं, क्या वो मैं हूं या किसी और की कल्पना? ये सिर्फ अस्तित्व का सवाल नहीं है, ये आइडेंटिटी कंफ्यूजन है। डार्क साइकोलॉजी का वो चेहरा जो सबसे खामोश है और सबसे गहरा। आइडेंटिटी कंफ्यूजन तब होता है जब इंसान अपने ही विचार, अपनी ही पसंद, अपने ही फैसलों पर शक करने लगता है। जब वो खुद से यह पूछता है, क्या ये सच में मेरी पसंद है या किसी और की थोप दी गई? डार्क मैनिपुलेटर्स जानते हैं, अगर किसी इंसान की पहचान को हिला दिया जाए तो उसे बिना जोर के कंट्रोल किया जा सकता है। आइडेंटिटी कंफ्यूजन कभी एक झटके में नहीं आती, ये धीरे धीरे अंदर घुसती है, छोटे छोटे सवालों के रूप में। तुम पहले ऐसे नहीं थे, कहां गया वो पुराना तुम बदल गए हो, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है, तुम्हारा असली स्वभाव ये नहीं है। धीरे धीरे ये शब्द आपके भीतर घर बना लेते हैं। आप अपनी पसंद, अपने विचार, यहां तक कि अपनी आवाज तक से अलग महसूस करने लगते हैं। और जब इंसान अपनी पहचान से ही अलग हो जाए तो वो सबसे अधिक वल्नरेबल होता है। अब सोचिए, आपका नाम, आपका धर्म, आपका समाज, आपका पेशा, आपके रिश्ते, इन सब ने मिलकर आपकी एक छवि बनाई है, मगर इनमें से कितना सच में आपका है और कितना इनहेरिटेड या इम्पोज्ड? आइडेंटिटी कंफ्यूजन वहीं से जन्म लेता है।
जहां खुद का होना दूसरों की एक्सपेक्टेशन से टकरा जाता है। डार्क साइकोलॉजी इस फ्रैक्चर को समझता है और कई बार उसका फायदा उठाता है। उदाहरण, कल्ट्स या टॉक्सिक ग्रुप्स। वो सबसे पहले आपकी पुरानी पहचान को क्वेश्चन करते हैं। तुम जो सोचते थे वो गलत था। तुम्हें दुनिया नहीं समझ पाई। तुम्हें सिर्फ हम समझते हैं। और फिर वो आपको एक नया नैरेटिव देते हैं जिसमें आप खुद को स्पेशल महसूस करते हैं, कनेक्टेड महसूस करते हैं, लेकिन असल में आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ से और दूर चले जाते हैं। यह आइडेंटिटी कंफ्यूजन का सबसे रिफाइंड प्रयोग है, जहां आपका पास्ट मिटा दिया जाता है ताकि कोई नया ट्रूथ आपके भीतर बैठाया जा सके। अब सोचिए, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है। जब एक पार्टनर बार बार कहे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें खराब कर रहे हैं, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें बदलना पड़ेगा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो धीरे धीरे आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खोने लगते हैं और एक ऐसी आइडेंटिटी पहन लेते हैं जो उस रिलेशन को फिट करे। और फिर एक दिन जब आप अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं, मुझे वो चीजें अब पसंद क्यों नहीं जो कभी मेरी पहचान थी। आइडेंटिटी कंफ्यूजन आपकी विल पावर को खत्म नहीं करता, वो आपकी विल को किसी और से जोड़ देता है। अब सवाल है, क्यों हम इतने जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं? क्यों हमारी पहचान इतनी फ्रैजाइल होती है? क्योंकि हम वैलिडेशन पर निर्भर होते हैं। हमें लगता है अगर सामने वाला हमें स्वीकार कर रहा है तो हम ठीक है, और जब कोई हमारी आइडेंटिटी पर डाउट करता है तो हम पैनिक में उसे बदलने को तैयार हो जाते हैं। डार्क मैनिपुलेटर्स यही जानते हैं कि इंसान अपने स्वीकार्य जाने के लालच में अपने सच को छोड़ देता है। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद को बदला सिर्फ इसलिए कि किसी को आप पहले वाले आप पसंद नहीं थे? कितनी बार आपने अपनी हॉबीज, बोलने का अंदाज, यहां तक कि अपने बिलीफ तक छोड़ दिए किसी एक्सेप्टेंस के बदले? आइडेंटिटी कंफ्यूजन एक इमोशनल इरोजन है। आप समझते हैं कि आप खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, मगर असल में आप धीरे धीरे किसी और के ब्लूप्रिंट में ढल रहे हैं। अब इससे बाहर कैसे निकले? पहला, अपने डिसीजंस के पीछे के कारण को जांचिए। क्या मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि मुझे पसंद है, या क्योंकि कोई मुझे ये पसंद करने के लिए प्रेरित कर रहा है? दूसरा, अपनी पास्ट आइडेंटिटी से संवाद कीजिए। क्या वो बच्चा, वो टीनेजर, वो पुराना आप अब भी कहीं जीवित है? अगर हाँ, तो उससे बातचीत कीजिए। तीसरा, टेम्पररी रिजेक्शन को टॉलरेट कीजिए। आपको शायद लोग छोड़ दें, शायद आप अकेले हो जाएं, पर आपकी पहचान सलामत रहेगी। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो अपनी पहचान से भटक गया वो हर किसी का गुलाम बन सकता है। अब आप चुपचाप बिस्तर पर लेटे हैं, आपके मन में कुछ चेहरे घूम रहे हैं। शायद वो लोग जिन्होंने आपको कहा था, तुम ये नहीं हो, तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। अब आप उनसे नहीं, अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं वही नहीं हूं जो मैंने छोड़ दिया, तो अब मैं क्या हूं? चैप्टर 11, डार्क मिरर ऑफ प्रोजेक्शन। आप किसी से नाराज हैं, उसके शब्दों से, उसकी आदतों से, उसके रवैये से। पर रुकिए, क्या कभी आपने सोचा है, जिससे मैं लड़ रहा हूं वो कहीं मैं खुद तो नहीं? यही है प्रोजेक्शन, डार्क साइकोलॉजी का वो आईना जिसमें हम दूसरों को नहीं, अपने ही छिपे हुए हिस्सों को देखते हैं। प्रोजेक्शन तब होता है जब हम अपने भीतर की उन भावनाओं को, जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते, किसी और पर थोप देते हैं। गुस्सा, जलन, डर, अपराध बोध, इन सब का बोझ हम खुद नहीं उठा पाते, तो उन्हें किसी और के चेहरे पर चिपका देते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर अनजाने में होती है, मगर इसका प्रभाव गहरा होता है। अब सोचिए, कभी आपने किसी को देखा और सोचा, ये बहुत घमंडी है, ये झूठ बोलता है, ये मुझे नीचा दिखाता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या कभी आपने खुद वैसा महसूस किया था? या कहीं आप खुद ही उस प्रवृत्ति को दबा रहे थे जिसे अब आप किसी और में देख रहे हैं? प्रोजेक्शन का सिद्धांत कहता है, What we reject inside, we project outside. डार्क साइकोलॉजी इस सिद्धांत को मानव व्यवहार की वल्नरेबिलिटी मानती है। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप किसी पर अपने अंदर का दोष डाल देते हैं, तो आप उसे देखने की अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो बैठते हैं। अब आप सामने वाले को नहीं, अपने डर को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। प्रोजेक्शन आपको ब्लाइंड कर देता है, और ब्लाइंड इंसान बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है।
मैनिपुलेटर्स जानते हैं अगर वे आपके भीतर की शैडो को जगा दें तो आप खुद अपने खिलाफ लड़ने लगेंगे। उदाहरण के लिए, कोई आपको रिपीटेडली बताता है कि आप बहुत जजमेंटल हैं, आप डिफेंस में चले जाते हैं। आप साबित करने लगते हैं कि आप नहीं हैं, पर सच यह है आप पहले ही खुद को जज कर चुके हैं। आपके भीतर कहीं गिल्ट है जिसे सामने वाला छेड़ देता है। अब वो गिल्ट सामने वाले का नहीं रहा, वो आपका हथियार बन गया, आपके ही खिलाफ। प्रोजेक्शन की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इल्यूजन को रियलिटी बना देता है। आप जिसे झूठ बोलने वाला समझते हैं, शायद वो सिर्फ आपकी ओन डिसऑनेस्टी की छाया हो। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है डार्क मिरर फिनोमेनन। जब सामने वाला आपकी ही सप्रेस पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है तो आप उसे नफरत की नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को वैसा होते हुए स्वीकार नहीं कर सकते। अब सोचिए, कभी आपने किसी को दिखावे का दोष दिया? कभी किसी को डरपोक कहा? कभी किसी को इमोशनली मैनिपुलेटिव कहा? अब जरा खुद को देखें, क्या वो सारे एट्रीब्यूट्स कभी आपने खुद में देखे थे मगर दबा दिए थे? प्रोजेक्शन रिप्रेशन का परिणाम है। जितना आप खुद को छिपाते हैं उतना ही आपका मन बाहर उसकी छवि बनाता है, और तब शुरू होता है एक अजीब साइकोलॉजिकल साइकिल। यू बिकम द एनिमी यू सी। आप जिससे लड़ते हैं वो दरअसल आपका ही शैडो सेल्फ होता है। डार्क मैनिपुलेटर्स इस ट्रिक को मास्टरफुली यूज करते हैं। वो जानते हैं अगर वे आपको गिल्ट, शेम या फियर महसूस करवा दें तो आप वही भावनाएं दूसरों पर प्रोजेक्ट करेंगे, और ऐसा करते हुए आप खुद अनअवेयर रहेंगे कि आप मैनिपुलेटेड हैं। अब चलिए गहराई में उतरते हैं। प्रोजेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स पर नहीं, पूरे समाज पर लागू होती है। जब कोई कम्युनिटी दूसरे समुदाय पर एग्रेशन, इमोरैलिटी या डेंजर का आरोप लगाती है तो कई बार वो अपने भीतर के डर और असुरक्षा को एक बाहरी दुश्मन में बदल रही होती है। यही साइकोलॉजी है मैस हिस्टीरिया, रिलीजियस हेट, रेसिज्म और ग्रुप वायलेंस की। प्रोजेक्शन को पकड़ना इतना कठिन क्यों होता है? क्योंकि ये आपके अनकॉन्शियस से निकलती है। आप रैशनल लेवल पर सोचते हैं कि आप फैक्ट्स देख रहे हैं, पर दरअसल आप फिल्टर से देख रहे होते हैं जो आपके खुद के अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट से बने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या प्रोजेक्शन हमेशा गलत है? नहीं, प्रोजेक्शन एक नेचुरल डिफेंस है, हमारे साइकी का सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। लेकिन जब इसे अवेयरनेस के बिना जिया जाए तो ये आपको खुद से और दूसरों से अलग कर देता है। प्रोजेक्शन रिलेशनशिप डायनामिक्स को तोड़ सकता है। जब आप हर बात में अपने पार्टनर की गलती ढूंढते हैं तो शायद आप अपनी ही इनसिक्योरिटी को टाल रहे होते हैं। जब आप बार बार किसी दोस्त को टॉक्सिक कहते हैं तो शायद आप खुद की बाउंड्रीज तय करने में असफल हो चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी इसी फ्रैजाइल स्पॉट को दबाती है, आपकी परसेप्शन को ट्विस्ट करके आपको ऐसी लड़ाई में धकेल देती है जहां असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकले? पहला, जब भी आप किसी पर स्ट्रांग जजमेंट करें तो खुद से पूछे, क्या यह मेरे भीतर भी कहीं मौजूद है? दूसरा, जर्नलिंग करें, अपनी रिपीटेड कंप्लेंट्स को देखें। कभी कभी जो हम बार बार दूसरों में देखते हैं वो हमारे ही अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं। तीसरा, शैडो वर्क करें, अपने डर, जलन, क्रोध और लालसा को छुपाने की जगह उन्हें ऑब्जर्व करें। जब आप अपने भीतर के अंधेरे को पहचान लेते हैं तो आपको उसे बाहर प्रक्षिप्त करने की जरूरत नहीं रहती। डार्क साइकोलॉजी की इस मिरर ट्रिक से बचने का एक ही तरीका है, सच्चाई के साथ बैठना, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों ना हो। अब आप लेटे हैं, शांत, लेकिन भीतर एक सवाल गूंज रहा है, क्या जिससे मैं डरता हूं वो कोई और है या बस मेरी ही परछाई? अगर इस यात्रा में कुछ ऐसा था जिसने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया तो ये वीडियो तुम्हारे लिए थी। अगर एक शब्द भी ऐसा लगा जो तुम बोल नहीं सके पर सुनना जरूरी था तो ये सफर अधूरा नहीं गया। इस चैनल का उद्देश्य मनोरंजन नहीं, मन के गहरे हिस्सों तक पहुंचना है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही आवाजें और भी लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली बार अंधेरे से डरने की बजाय उससे बात करना सीखो। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले सफर में।